सितंबर 2025 भारत का सबसे आधुनिक युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ग्रीस के साथ एक संयुक्त पनडुब्बी रोधी नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पूरी गति से समुद्र की ओर बढ़ रहा था। रात के अंधेरे में आईएनएस त्रिकंद के इंजन की आवाज समुद्र के लहरों के साथ गूंज रही थी, जो भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति और सामरिक ताकत को स्पष्ट दिखा रहा था। तभी अचानक भारतीय कप्तान की स्क्रीन पर समुद्र के अंधेरे को चीरते तीन भारी भरकम युद्धपोत दिखाई देते हैं, जैसे कोई सुनियोजित घातक घेराबंदी की जा रही हो। चारों ओर से मानो शिकारी शेर की घेराबंदी कर रहे हो। पल भर में समुद्र पर सन्नाटा और तीखा तनाव छा गया। तभी त्रिकंद के रेडियो पर एक ऊंची आदेशात्मक आवाज उभरी। हेलो, सभी स्टेशनों के लिए कृपया ध्यान दें। आप तुर्की समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में है। अपनी पहचान बताइए और अपनी योजना तुरंत स्पष्ट कीजिए। ओवर। हेलो, ये आईएनएस त्रिकंद कॉल साइन त्रिकंद 1 रेडियो सुन रहा है। कॉल साइन त्रिकंद 1 रेडियो सुन रहा है। ओवर। ये हमारी सुरक्षा जांच है, तुरंत वापस लौट जाइए। अनुपालन न होने पर बल प्रयोग किया जा सकता है। ओवर। आप हमारे पोत के नजदीक गतिविधि कर रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है। कृपया तुरंत 20 डिग्री स्टारबोर्ड मोड़े। कम से कम 1000 मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन करें। ओवर। हम आपके आदेशों की परवाह नहीं करेंगे। अपनी स्थिति तुरंत बदलें, अन्यथा परिणामों के लिए तैयार रहें। ओवर। हम फिर दोहराते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है। ओवर। आईएनएस त्रिकंद अपनी स्थिति बनाए रखेगा। कृपया तुरंत पीछे हट जाएं, किसी भी अनावश्यक टकराव से बचें। ओवर। भारत और तुर्की के बीच तल संबंधों की आग अचानक भड़क उठी और भूमध्य सागर के शांत जल में एक अनजानी हलचल फैल गई। और ये मोड़ किसी भी राजनयिक या सैन्य विश्लेषक की सोच से परे था। सितंबर 2025 आधी रात भारत का सबसे आधुनिक युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ग्रीस के साथ एक संयुक्त पनडुब्बी रोधी नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पूरी गति से समुद्र की ओर बढ़ रहा था। रात के अंधेरे में आईएनएस त्रिकंद के इंजन की आवाज समुद्र के लहरों के साथ गूंज रही थी, जो भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति और सामरिक ताकत को स्पष्ट दिखा रहा था। तभी अचानक भारतीय कप्तान की स्क्रीन पर समुद्र के अंधेरे को चीरते तीन भारी भरकम युद्धपोत दिखाई देते हैं, जैसे कोई सुनियोजित घातक घेराबंदी की जा रही हो। चारों ओर से मानो शिकारी शेर की घेराबंदी कर रहे हो। पल भर में समुद्र पर सन्नाटा और तीखा तनाव छा गया। तभी त्रिकंद के रेडियो पर एक ऊंची आदेशात्मक आवाज उभरी, इतनी तीव्र कि त्रिकंद के सभी नौसैनिक ऑफिसर्स के कान खड़े हो गए। हेलो, सभी स्टेशनों के लिए कृपया ध्यान दें। आप तुर्की समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में है। अपनी पहचान बताइए और अपनी योजना तुरंत स्पष्ट कीजिए। ओवर। सामने से आती आक्रामक चुनौती से त्रिकंद पर पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। वैसे तो हर नौसैनिक इस तरह की स्थिति के लिए प्रशिक्षित होता है, लेकिन असली चुनौती तो इसका सामना करना ही होता है। त्रिकंद के अनुभवी कप्तान ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया और शांत लेकिन अडिग स्वर में रेडियो पर जवाब भेजा। हेलो, ये आईएनएस त्रिकंद कॉल साइन त्रिकंद 1 रेडियो सुन रहा है। कॉल साइन त्रिकंद 1 रेडियो सुन रहा है। ओवर। लेकिन तुर्की नौसेना ने भारतीय कप्तान की संयम भरी प्रतिक्रिया को कम आंकते हुए अपनी घमंड से भरी आवाज में आदेश को दोहराया। यह हमारी सुरक्षा जांच है, तुरंत वापस लौट जाइए। अनुपालन न होने पर बल प्रयोग किया जा सकता है। ओवर। भारतीय नौसेना के कप्तान स्थिति को समझते हुए दो टूक किंतु सपाट और संतुलित लहजे में जवाब दिया। आप हमारे पोत के नजदीक गतिविधि कर रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है। कृपया तुरंत 20 डिग्री स्टारबोर्ड मोड़े। कम से कम 1000 मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन करें। ओवर। तुर्की नौसेना जैसे जानबूझकर स्थिति को बिगाड़ना चाहती थी, उन्होंने एक बार फिर उकसाने वाला रेडियो संदेश भेजा। हम आपके आदेशों की परवाह नहीं करेंगे। अपनी स्थिति तुरंत बदलें, अन्यथा परिणामों के लिए तैयार रहें। ओवर। त्रिकंद के डेक पर हर कोई जानता था, ये कोई औपचारिक सुरक्षा जांच नहीं है, ये साफ ताकत दिखाने की चाल है। कप्तान ने एक लंबी सांस ली और दृढ़ निर्देशात्मक स्वर में हर संदेश के बीच जवाब देते हुए पूरी स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। उन्हें एहसास था, एक भी गलत कदम, एक भी पल की चूक विनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी, ये साफ आक्रामक शक्ति प्रदर्शन था, ताकि भारत की बढ़ती नौसैनिक पकड़, उसकी वैश्विक पहुंच और भूमध्य सागर में मौजूदगी को चुनौती दी जा सके। समुद्र शांत था, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय नौसेना ने भावनाओं से नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी और पूरी तत्परता के साथ स्थिति का जवाब देने की तैयारी की। संयम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अधिकारों का स्पष्ट पालन करते हुए सैन्य और कूटनीतिक संसाधनों को सक्रिय कर दिया गया। निगरानी तेज कर दी गई, आवश्यक मशीनरी और उपकरण तैनात किए गए
और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से सख्त संदेश भेजे गए। संदेश स्पष्ट था, भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगा। त्रिकंद से स्पष्ट और ऊंची आवाज में भारतीय कप्तान की तरफ से एक अंतिम संदेश भेजा गया। हम फिर दोहराते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है। ओवर। आईएनएस त्रिकंद अपनी स्थिति बनाए रखेगा। कृपया तुरंत पीछे हट जाएं, किसी भी अनावश्यक टकराव से बचें। ओवर। लेकिन तुर्की ने जैसे ये शब्द सुने ही नहीं या जानबूझकर अनसुना कर दिया, बल्कि अपने तीनों जहाजों को और भी करीब ले आया। अब दूरी इतनी कम बची थी कि किसी भी वक्त एक छोटी सी गलती, एक चूक या एक गलत फैसला भीषण सैन्य टकराव को जन्म दे सकता था। समुद्र की लहरें ऊपरी तौर पर शांत और सामान्य थी, लेकिन पानी के नीचे का माहौल सचमुच बारूद से भरा हुआ था। किसी भी पल चिंगारी भड़क सकती थी। और ठीक उसी पल नई दिल्ली में भारत की रक्षा और कूटनीति के सर्वोच्च गलियारों में रेड अलर्ट बज चुका था। पूरे रक्षा मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक एक ही सवाल हर जगह गूंज रहा था, अब क्या किया जाना चाहिए? भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये कोई मामूली नौसैनिक झड़प या साधारण गलतफहमी नहीं थी। ये एक नेटो सदस्य द्वारा भारत की सार्वभौमिक उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के खिलाफ खुला और दुस्साहसी चुनौती थी। दिल्ली ने तुरंत नियंत्रण संभाला और तुर्की की राजधानी अंकारा को एक बेझिझक कड़े संदेश के साथ कहा, बिना शर्त 8 घंटे के भीतर अपने जहाज वापस बुलाओ, अन्यथा भारत निर्णायक अपरिवर्तनीय कार्रवाई करेगा। यह अल्टीमेटम तुर्की पर बिजली की तरह गिरी। उन्हें भारत की इतनी तेज और कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। रात भर तुर्की के राष्ट्रपति और सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक के बाद एक आपात बैठकें होती रही, जिसमें नौसेना कमान, खुफिया एजेंसियां और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सबके चेहरों पर गहरी चिंता थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि भारत कोई मामूली शक्ति नहीं, बल्कि यह एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, जिसकी पहुंच समुद्र के अंदर से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक थी और जिसने दशकों में क्षेत्रीय समीकरणों को पुनर्परिभाषित किया था। नई दिल्ली में भी माहौल उतना ही गंभीर था। प्रधानमंत्री का वॉर रूम तीनों सेनाओं के प्रमुखों और शीर्ष रणनीतिक सलाहकारों के साथ भरा हुआ था। निरंतर मिनट दर मिनट स्थिति की रिपोर्टें आ रही थीं और हर संभावित विकल्प पर गहराई से चर्चा हुई। ये पहली बार था जब भारत ने किसी नेटो देश को इतना सख्त अल्टीमेटम दिया था, और इस बार संदेश सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। ये भारत की निडर और दृढ़ इच्छा का प्रतीक था। इसी बीच तुर्की के बंदरगाहों में हाई अलर्ट अलार्म बज उठे। Unidentified contact bearing 090. All ships mobilized. Sweep the harbor. उनके रडार स्क्रीन पर भारतीय जहाजों की हर हलचल लगातार देखी जा रही थी। युद्ध जहाजों के इंजन गर्जन करने लगे और सैनिकों को आपात स्थिति पर तैनात किया गया, मानो वे निकट युद्ध की तैयारी कर रहे हों। Contact bearing 090, range 40 miles. Deploy the fast attack craft immediately. All units, assume heightened alert status. Confirming Indian movement, sir. पर तुर्की अभी ये समझ नहीं पाया था कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। भारत का रुख सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहा। उसने उन्नत उपग्रहों और महासागरीय ट्रैकिंग प्रणालियों का प्रयोग करते हुए पूरे भूमध्य सागर की रियल टाइम निगरानी शुरू कर दी। All units maintain current posture. We are monitoring the situation closely. Aye, madam. Data synchronization is complete. तुर्की के जहाजों की हर चाल, हर सिग्नल, हर क्रिया सीधे नई दिल्ली के केंद्रीय स्क्रीन पर पहुंच रही थी। तुर्की इस घटना को दुनिया से छिपाकर अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता था, पर सैटेलाइट छवियां झूठ नहीं बोलती। उच्च रिजोल्यूशन चित्रों में भारी तुर्की युद्धपोतों को इन त्रिकंद के चारों ओर शिकारी भेड़ियों की तरह घेरते दिखाया गया था, एक स्पष्ट और गंभीर खतरे का संकेत देते हुए। दिल्ली से 2 और निर्णायक आदेश आए। Deploy the carrier group to the Eastern Mediterranean immediately. I want P-8 sorties running 24/7. We need to tighten. अरब सागर से 2 अतिरिक्त शक्तिशाली युद्धपोतों को पूर्ण गति से भूमध्य सागर भेजा जाए, ताकि वे फ्रंटलाइन पर तैनात हो सकें। गतिशीलता पूरी तरह बदल गई। जहां पहले तुर्की ने संख्या और स्थिति के बल पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, भारत की नई और निर्णायक सैन्य उपस्थिति ने उल्टा असहनीय दबाव डालना शुरू कर दिया।
दिल्ली ने एक बार फिर स्पष्ट एवं गैर वार्तालापीय संदेश भेजा, भारत किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और अगर INS त्रिकंद के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाया गया तो उसे भारी पलटवार से जवाब दिया जाएगा। लेकिन रक्षा इंटेलिजेंस से मिली रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के मंसूबे ठीक नहीं लग रहे थे। किसी भी वक्त तुर्की INS त्रिकंद को नुकसान पहुंचा सकता था। देरी न करते हुए भारत की साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयों को पूर्ण रूप से सक्रिय कर दिया गया। तुर्की के राडार और उसके अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर साइबर हमले की तैयारी की जा चुकी थी। इसका अर्थ था कि तुर्की की संचार प्रणाली किसी भी पल ठप किए जा सकती थी, यानी उसकी आंखें और कान बंद किए जा सकते थे। हर चीज पहले से योजनाबद्ध थी। 8 घंटे की उलटी गिनती चल रही थी और फिर भारत ने अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक दाव खेला। उसने इस पूरी घटना की जानकारी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद तक पहुंचा दी और स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत ने अभी तक अधिकतम संयम दिखाया है, पर अपनी समुद्री सीमाओं या जहाजों पर संप्रभुता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ चुका था, जहां एक तरफ भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रही थी, वहीं दूसरी तरफ तुर्की की विश्वसनीयता हिलने लगी। भूमध्य सागर एक अस्थिर बैटलफील्ड बन चुका था। एक तरफ तुर्की के जहाज जिद और आक्रामकता दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ भारतीय युद्धपोत अडिग खड़े थे और उनके बीच एक गहरे तनाव के बादल मंडरा रहे थे, जबकि निगरानी ड्रोन आसमान में चक्कर लगा रहे थे। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स यानी मेल UAVs ये हैं इंडियन ओशन के रक्षक। ये ड्रोन्स 30,000 फीट तक उड़ान भरते हैं और घंटों तक समुद्र पर नजर रखते हैं। मेल ड्रोन्स रियल टाइम इमेजरी और रेडर डेटा से नेवी के P-8I और वॉरशिप्स को क्यू करते हैं ताकि वो सीधे टारगेट पर एक्शन ले सके। सैटेलाइट डाटा लिंक्स और AI एनालिटिक्स से मेल ड्रोन्स एक डिजिटल ओशन ग्रिड बनाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि भारत की परमाणु पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में मौन रहकर अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रही थीं। तुर्की अब समझ गया कि भारत का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। वॉशिंगटन से पेरिस और मॉस्को तक के वैश्विक पावर सेंटर्स में चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि किसी भी पक्ष की तरफ से किया गया छोटा सा उकसावा भी भूमध्य सागर को खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना सकता था। तुर्की के पास अब केवल 2 स्पष्ट विकल्प थे, या तो भारत के सख्त अल्टीमेटम को स्वीकार करके अपमान झेलकर पीछे हट जाए या प्रत्यक्ष विनाशकारी टकराव को चुन ले। तुर्की को पता था कि भारत इस बार मजाक नहीं कर रहा। दिल्ली ने INS त्रिकंद को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर तुर्की के जहाज कोई भी आक्रामक कदम उठाते हैं तो बिना विलंब कड़ा जवाब दिया जाए। भारतीय सैन्य एवं युद्ध विशेषज्ञ रणनीतिकारों ने सुझाव दिया कि भारत के पास बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के जहाज को निष्क्रिय करने की तकनीकी क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को जाम करना, नेविगेशन सिस्टम को बाधित करना, विरोधी को अंधा बहरा कर देना, यही भारत की असली रणनीतिक ताकत और प्राथमिक हथियार था। तुर्की एक भयानक दुविधा में फंस गया, पीछे हटकर नेटो में अपनी प्रतिष्ठा खोना या टकराव में भारी सैन्य नुकसान का सामना करना। बाहर से उसने धमक तो दिखा दिया था, लेकिन अंदर से डरा हुआ था। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होने वाला था। उलटी गिनती जारी रही। 8 घंटे तेजी से बीत रहे थे। भारत का ऐतिहासिक अल्टीमेटम अपने अंत के निकट था। दिल्ली ने अपना फैसला कर लिया था। यदि तुर्की नहीं माना तो भारत अभूतपूर्व निर्णायक कार्रवाई करेगा। अब यह सिर्फ एक नौसैनिक ऑपरेशन नहीं रह गया था, बल्कि भारत की कूटनीतिक और सैन्य दृढ़ता की कठोर परीक्षा बन गया था। रात का समुद्र केवल लहरों और इंजनों की हल्की गर्जना के अलावा लगभग शांत था। तुर्की के जहाजों ने भारतीय जहाज के चारों ओर घेरा बना रखा था। 8 घंटे की समय सीमा लगभग समाप्त होने को थी, किंतु स्थिति जस की तस बनी रही। फिर दिल्ली से एक अंतिम सख्त संदेश भेजा गया, समय समाप्त, तुरंत वापस लौटो। ये अंतिम चेतावनी थी। तुर्की के राजनीतिक केंद्रों में सलाहकार एक दूसरे की ओर देखते रहे। जहाज आमने सामने खड़े थे और कूटनीतिक कक्षों में भयानक मौन था। हर कोई जानता था कि अगर भारत अब कार्रवाई करेगा तो यह ऐतिहासिक होगा, जिसको भूमध्य सागर सदा याद रखेगा। घड़ी ने अपना अंतिम सेकंड गिना और जब टाइमर खत्म हुआ तो नई दिल्ली से तत्काल एक निर्णायक आदेश जारी कर दिया गया, ऑपरेशन आरंभ हो। उसी क्षण INS त्रिकंद ने एक अदृश्य सिग्नल प्रसारित किया, जिसे समुद्र की गहराइयों में तैनात भारतीय पनडुब्बियों ने रिसीव किया। आदेश मिलते ही पनडुब्बियां सक्रिय हो गईं और कुछ ही सेकंडों में सागर के भीतर फैले प्री डिप्लॉयड कम्युनिकेशन रिले मॉड्यूल से एक श्रृंखलाबद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उठी और सीधी तुर्की के तटीय नेटवर्क से जा टकराई, जैसे किसी अदृश्य हथियार ने समुद्र के जरिए प्रहार किया हो। यह कोई साधारण हैकिंग नहीं थी, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिसेप्शन था, जिसने तुर्की के ऊर्जा ग्रिड और नौसैनिक संचार प्रणाली को एक साथ झटका दिया। पहले डोर्टियोल और मर्सिन के तटीय रिसीविंग टर्मिनलों पर उच्च व्यवधान उत्पन्न होने लगे, फिर ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट TANAP और तुर्की की तेल और गैस की राष्ट्रीय कंपनी बोताश के कंप्रेशर नोड्स पर स्वतः संचालित सेफ्टी प्रोटोकॉल सक्रिय हो गए। कुछ ही क्षणों में पूरा सिस्टम भ्रामक डेटा से भर गया।
और नेटवर्क सेफ मोड में जाकर शटडाउन हो गया। मुख्य पाइपलाइनों का संचालन रुक गया। प्राकृतिक गैस पाइपलाइंस का प्रवाह बंद हो गया, जिसकी वजह से ईंधन सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न होने से तुर्की की राजधानी के पावर ग्रिड निष्क्रिय हो गए और अंकारा अंधेरे में डूब गया। दूसरी तरफ भारत के डिजिटल स्ट्राइक से तुर्की के नौसैनिक अड्डों में हड़कंप मच गया। संवाद लाइनें डाउन हो गई और रडार स्क्रीन काली पड़ गई। तुर्की के जहाजों के सभी यांत्रिक कंपस काम करना बंद कर दिए। यह कोई साधारण हैकिंग नहीं थी, बल्कि भारत की तरफ से छोड़ा गया वेल कोऑर्डिनेटेड और प्रिसाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव था। तुर्की की नौसेना प्रभावी रूप से बेकार हो गई। उन्हें एहसास हो चुका था कि भारत की चेतावनी खोखली नहीं थी, बल्कि यह एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली डिजिटल स्ट्राइक था। आईएनएस त्रिकंद ने एक भी मिसाइल या गोला नहीं चलाया, फिर भी खेल खत्म हो चुका था। आईएनएस त्रिकंद ने घेरने वाले तुर्की जहाजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को जाम कर दिया था। कोई सिग्नल नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ चुप्पी और डर। नई दिल्ली के कमांड सेंटर में एक ही आवाज गूंजी, ऑपरेशन पूरा हुआ, त्रिकंद अब सुरक्षित है और नियंत्रण हमारे पास है। दिल्ली से आदेश आया कि स्थिति पर नजर बनाए रखो और आवश्यकता पड़ी तो फिर से वार करो। अब समुद्र का मार्ग भारत के नियंत्रण में था। अंकारा में अफरा तफरी मची हुई थी। राष्ट्रपति कार्यालय में एक आपात बैठक चल रही थी। ऊर्जा मंत्री लटके हुए चेहरे के साथ ब्लैकआउट की रिपोर्ट दे रहे थे। बंदरगाह अंधेरे में थे। बार बार प्रयास करने के बाद भी उनका सिस्टम फिर से शुरू होने में असफल था। लोग दंग थे। यह कैसे हुआ? भारत ने न तो कोई सीमा लांघी थी, न ही एक गोली चलाई थी, लेकिन प्रभाव ऐसा था मानो कोई भयंकर युद्ध हुआ हो। अगले दिन दुनिया के मीडिया ने एक सनसनीखेज हेडलाइन चलाई, भारत ने तुर्की पर जवाबी कार्यवाही की। भारत ने बिना युद्ध के तुर्की की रीढ़ तोड़ दी। यह हर जगह ब्रेकिंग स्टोरी थी। Massive blackout across Turkey, power and communication lines down nationwide. अमेरिका ने टिप्पणी से इनकार कर दिया। फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से भारत का समर्थन किया। रूस ने कहा कि भारत ने साबित कर दिया कि नई वैश्विक शक्तियां अब दबाव नहीं सहेंगी। तुर्की पर डर और बेइज्जती हावी था। उसकी नौसेना शांत थी। जहाज बंदरगाह पर खड़े थे। इंजन बंद थे क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम क्रैश हो गए थे। वे अब केवल लोहे के डिब्बे बनकर रह गए थे। भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया था। उसके ऊर्जा और तकनीकी एक साथ प्रहार किया था। भारत ने जश्न नहीं मनाया, लेकिन एक स्पष्ट शक्तिशाली संदेश दिया, हम शांति चाहते हैं, किंतु अगर कोई हमारे जहाजों या संप्रभुता पर नजर उठाएगा तो जवाब ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी।